अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो एक और कोड मिलता है, उस कोड से आप याद रख सकते हो। क्या है वो? ओ माँ 100 केले ले लो। ठीक है, ओ माँ 100 केले ले लो। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लो रक्तचक्रमी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन रख के पूछ सकता है कि कुष्ठे समान समुत्थान किसके लिए बोला गया है, तो वो रक्तच के लिए बोला गया है। फाइन। क्वेश्चन रखे पूछेंगे कि कौन सा कृमि अपाद बताया गया है, जिसमें पाद नहीं है, अपादश्च। नाउ द क्वेश्चन इज कि दशविध परीक्षा भाव क्यों है, क्यों वर्णन आया इनका। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, एंट्रेंस में पूछ सकते हैं, है ना। यहाँ पर इन्होंने बीच में एक छोड़ दिया है ना। कार्यफल से पहले क्या आ जाएगा? कार्य। तो कार्य में आ जाएगा हमारा क्या? धातु साम्य। अच्छा, एक यूपीपीएससी में प्रवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2020 में यूपीएससी में। तो क्वेश्चन वाज लाइक कि उसमें जो है अगर हेल्पफुल रहती है, यू कैन अप्रिशिएट बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स AIPGD aspirants. You can also join our Telegram channel. We'll provide the link in the description. Hello everyone, welcome back to IR Aspirants, our YouTube platform. So here I am with the next video जिसमें हम पेज नंबर 26 देखेंगे और इस वाले पेज में हम कृमि के बारे में पढ़ेंगे। सो आपको पता ही होगा कि कृमि का वर्णन जो है वो आचार्य चरक ने जो है विमान 7 में किया है ना, व्याधित रूपी विमानम अध्याय। तो वहां पर जो है कृमि का वर्णन आया है। अगर मैं बात करूँ आचार्य सुश्रुत की, तो उन्होंने जो है सुश्रुत उत्तर तंत्र 54 में इसका वर्णन किया है। ठीक है, एनी हो, तो यहाँ पर हम जो है कृमि के लक्षण, आश्रय, भेद, संख्या, उनका नामकरण, ठीक है, वृद्ध होकर क्या होता है, उसकी चिकित्सा, ये सारी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कृमि प्रकरण। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भेद। ठीक है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संख्याएं बताई हुई हैं, तो उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य चरक की। ठीक है, तो देखिए कृमि जो है वो दो प्रकार के बताए गए हैं, बाह्य और अभ्यंतर, है ना। बाह्य कौन से हैं बच्चों? उसको हम बोलेंगे मलज, यानी कि जो स्वेट है ना, स्वेट एक्सेट्रा से जो फॉर्म हो रहे हैं, उसकी इम्प्योरिटीज से, उसके एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो फॉर्म हो रहे हैं, वो कृमि आ जाएंगे हमारे बाह्य के अंदर। जबकि अभ्यंतर हो गए हमारे कौन कौन से? पुरीषज, रक्तज और कफज। ठीक है, तो एक एक करके हम संख्या देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य की। तो आचार्य चरक ने जो है बाह्य बताए हैं बच्चों कितने? 2। ठीक है, तो बाह्य बताए हैं 2, पुरीषज बताए हैं 5, रक्तज 6 और कफज हो गए 7। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ऑथर्स ने जो संख्या बताई है वो टोटल जो है 20 ही बताई है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कृमि की संख्या कितनी है ना। तो याद रख लेना कि कृमि की संख्या तो 4 ही है। भेद अगर पूछेंगे तो 2 है, मेनली बाह्य और अभ्यंतर। तो PRK जो पूरक करके आप याद रख सकते हो। जिन लोगों को याद रखने में प्रॉब्लम है तो वो पूरक करके याद रख लो, पूरक। ठीक है, पुरीषज, रक्तज, कफज। तो ये अभ्यंतर की फर्दर डिवीजन है। फाइन, अब हम बात करेंगे आचार्य सुश्रुत की। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या करा बच्चों कि जो बाह्य कृमि है उसका वर्णन नहीं करा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और जो पुरीषज है उसमें कर दिया +2, यानी कि हो गए कितने? 7, है ना। और रक्तज में करा +1, तो कितने हो गए? 7। ठीक है, और इसमें कर दिया -1, तो कितने हो गए? 6। तो +2 +1 -1। ठीक है, ऐसे याद करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि 7, 7 और 6। ओके, नाउ मूविंग अहेड आचार्य शारंधर। तो आचार्य शारंधर का थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या? आचार्य शारंधर ने जो टोटल कृमि बताए हैं वो बताए हैं 21। तो इनके 21 कैसे हुए? तो उन्होंने क्या करा कि जो बाह्य है उसमें इन्होंने टोटल 3 माने हैं। ठीक है, तो कौन सा ऐड करा है बच्चों? इन्होंने जो है स्नायु कृमि ऐड करा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्नायु कृमि का वर्णन कहाँ मिलता है। ठीक है, तो स्नायु कृमि का वर्णन जो है आचार्य शारंधर ने किया है। बाकी सारा सेम रहेगा एज दैट ऑफ चरक, दैट इज 5, 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, पुरीषज, रक्तजन, कफज। फाइन, सो क्वेश्चन आ सकता है कि 21 कृमि की संख्या किसने मानी है? आचार्य शारंधर ने मानी है, जबकि 20 जो है बाकी आचार्यों ने मानी है। फाइन, आगे चलते हैं इनके नामकरण की तरफ। तो देखो बाह्य कृमि जो है वो यूका और लिक्षा, ऐसे करके यहाँ पर आपको 2 भेद मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं अभ्यंतर जो कृमि है उसके कौन कौन से नामकरण आए हैं। तो देखो पुरीषज में देखो ककेरुक, मकेरुक, लेलिहा, सशूलक और सौसुराद। ठीक है, तो ये इजी है, आई थिंक इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं रक्तज कृमि। रक्तज कृमि में देखो केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, औदुंबर, जंतु माता। ठीक है, अब रक्त कैसी धातु है बच्चों? लिक्विड है ना। कैसी है? लिक्विड है, द्रव धातु है। इसीलिए इसके जो भेद मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? सारे द्रव से रिलेटेड है। जैसे ये लोमाद, लोमद्वीप, इसको सी करके याद रख लो आप। ठीक है, बाकी सौ रस, तो इसमें भी रस आ रहा है ना, लिक्विड जैसा आ रहा है।
औदुंबर आपको पता ही है कि रेड कलर का फ्रूट होता है, रेड कलर का है तो इसलिए रक्तचक्रुमी के अंडर आएगा। नेक्स्ट जंतु माता, जंतु, तो जंतु क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर जीव तो होगा ही सही, है ना, तो रक्त क्या है, वो जीव ही तो है, तो इसीलिए उसको भी रक्तचक्रुमी में रखा गया। एक अलग सा क्या है, केशाद, ये थोड़ा सा अलग सा है, उसको भी रक्तचक्रुमी में रखा, ठीक है। तो एक तो ऐसे आप एक स्टोरी बना के याद रख सकते हो, या फिर कंपैरिजन के तौर पे कि रक्त जो है वो लिक्विड है, इसलिए इसके भेद भी कैसे हैं, सारे द्रव से रिलेटेड ही हैं। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा है तो एक और कोड मिलता है, उस कोड से आप याद रख सकते हो, क्या है वो, ओ माँ 100 केले ले लो, ठीक है, ओ माँ 100 केले ले लो, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख लो रक्तचक्रुमी के बारे में। आगे चलते हैं कफचक्रुमी। तो कफचक्रुमी में जो आपको भेद मिलेंगे वो सारे कैसे हैं, ऑर्गन से रिलेटेड है और थोड़े से पुष्प से रिलेटेड है। देखो मैं सिंप्लीफाई करती हूँ कैसे। कफचक्रुमी में देखो अंत्राद ये ऑर्गन है, उदराद, उदर भी क्या है, बॉडी पार्ट है, हृदयाद तो हृदय से हो गया, महागुदा तो ये ऑर्गन हो गया। इस तरीके से 4 तो कौन से हो गए, हमारे हो गए ऑर्गन, ठीक है, बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कफच। आगे देखो सौगंधिका और दर्भ पुष्प, तो ये फ्लावर से रिलेटेड हो गया। बचा कौन सा, चुरू, ठीक है, चुरू, तो ये क्या हो गया हमारा कफचक्रुमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रख के पूछा जाता है, कोई भी एक रख लेगा आपको, जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे सौसुराद क्या है, ठीक है, तो सौसुराद क्या है, पुरीषचक्रमी है, याद कर लेना बच्चों, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर एक आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा मिलेगा, तो ये क्या है, आपने कृमि प्रकरण में पढ़ा होगा हेतवादी सप्तको गणहा, है ना, ऐसे करके डिस्क्रिप्शन आया है कृमि के लिए, सप्तको गणहा मतलब कि 7 चीजें बताई गई हैं कृमि से रिलेटेड, है ना, निदान, स्थान, वृद्धि होकर क्या होगा, संस्थान, वर्ण, प्रभाव, चिकित्सा, है ना, तो इस तरीके से जो है 7 चीजें बताई हुई हैं सप्तको गणहा। क्वेश्चन आ सकता है कि सप्तको गणहा किससे रिलेटेड है, तो वो है हमारा कृमि, ठीक है, जबकि सप्तको अयम किससे रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा मलज। तो मलज में देखो मलज को बाह्य भी बोल सकते हो, ठीक है, तो इसका निदान क्या है, मृजावर्जन, मतलब वही है कि स्वेट एक्सेट्रा से होने वाला जो है वो हो जाएगा हमारा मलज कृमि। इसके अगर मैं आश्रय की बात करूं तो केश, शमश्रु और लोम ये बताया गया है। स्वरूप कैसा है बच्चों, इसका स्वरूप है तिलाकार, ठीक है, तिल के जैसा तो आकार है, और इसकी जो पाद बताए गए हैं वो क्या है, बहुपाद, ठीक है, यहीं पर ही नोट कर लो, बहुपाद, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बाह्य कृमि जो है बहुपाद बताया गया है, और इसका जो वर्ण है वो क्या है बच्चों, कृष्ण और शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल, फाइन। नेक्स्ट देखो उत्पादक लक्षण की अगर मैं बात करूं तो कंडू, कोट, पिटका ये सब चीजें जो है वो उत्पादक लक्षण के अंदर आ जाएंगे, फाइन। नेक्स्ट इसकी चिकित्सा जो बताई गई है वो क्या है, अपकर्षण, है ना, अपकर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन करना कृमियों का। नेक्स्ट है मल उपघात, है ना, तो क्या है कि जो मल उत्पादक जितने भी भाव हैं उनका आघात करना, उनका नाश करना, वो आ जाएगा मलज कृमि की चिकित्सा, फाइन। मूविंग अहेड रक्तज कृमि, तो देखो रक्तज कृमि में जो निदान बताया गया है वो कुष्ठ के समान ही बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन रख के पूछ सकता है कि कुष्ठे समान समुत्थान किसके लिए बोला गया है, तो वो रक्तज के लिए बोला गया है, फाइन। आगे चलते हैं आश्रय। तो आश्रय क्या है इसका, रक्तवाही धमनी, ठीक है, रक्तवाही धमनी। नेक्स्ट देखो स्वरूप, तो स्वरूप क्या है, ताम्रवर्णी, इसका कलर कैसा होगा बच्चों, ताम्रवर्णी होगा, सूक्ष्म होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपादश्च। क्वेश्चन रखे पूछेंगे कि कौन सा कृमि अपाद बताया गया है जिसमें पाद नहीं है, अपादश्च। और अदृश्य, इसको आप देख नहीं सकते हैं, अदृश्य, फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो क्या है, केश, शमश्रु, नख, लोम, पतन, ठीक है, इन सबका पतन होने लगता है, ओके। तरुण अस्थि नाश, और जब इसका एग्रीवेशन हो जाएगा रक्तज कृमि का तो क्या होगा, तरुण अस्थि का भक्षण करने लगेगा। तो क्वेश्चन आता है तरुण अस्थि भक्षणम किसका लक्षण है बच्चों, रक्तज कृमि का, ठीक है। मूविंग अहेड, अच्छा वन मोर थिंग, इसकी जो चिकित्सा बताई गई रक्तज कृमि की वो भी कैसी है बच्चों, कुष्ठ का निदान बताया गया और कुष्ठ की ही चिकित्सा बताई गई है, फाइन। अब आगे चलते हैं श्लेष्मज और पुरीषज। देखो तो श्लेष्मज में देखो गुड़, तिल, दधी, ठीक है, इसके अलावा पिष्टान्न है, परमन्न है ना, कुसुम्ब, स्नेह, जीर्ण, इस तरीके से और भी सारे निदान आए हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, गुड़, तिल, दधी प्रयोग। एक कुसुम्ब स्नेह भी याद रख लेना, ओके। नेक्स्ट देखो इसके जो आश्रय बताया गया है वो क्या है, अमाशय। हो सकता है अमाशय से ऊपर की ओर गमन करें, हो सकता है अमाशय से नीचे की ओर गमन करें, और हो सकता है दोनों ही भाग में गमन करें। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अमाशय के अराउंड या फिर अमाशय में गमन करेंगे श्लेष्मज कृमि, फाइन। नेक्स्ट इसका जो स्वरूप है वो कैसा है, ठीक है, प्रथु भृद्न, ओके, फ्लैट,
इसी को बोलते हैं चपटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो वृत्त, मतलब हो सकता है ये गोल भी हो, वृत्त, ठीक है। अणु, क्या बताया गया, अणु, तो इसके जो है 3 स्वरूप बताए गए हैं कफज कृमि के, ठीक है। और लास्ट आता है क्या, वृत्त और गंडू पदाकार, गंडू पदाकृत्य, हाँ ऐसे करके वर्णन आया है किसके लिए, कफज कृमि के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो इसके लक्षण कैसे होंगे बच्चों, ज्वर, अरुचि, क्षवथु, है ना। इसके अलावा अविपाक, मूर्छा, जृंभा, ठीक है, हुरलास, आस्थ्य संश्रवणम। तो मेजर जो लक्षण मिलेंगे ना बच्चों कफज कृमि में वो मंदाग्नि से रिलेटेड मिलेंगे, जैसे ज्वर ले लो, अरुचि ले लो, अविपाक है हमारा, जृंभा है ना, क्षवथु है, आस्य स्राव है, हुरलास है, ये सारे रिलेटेड विद मंदाग्नि। 2 अलग हैं, वो कौन कौन से हैं, कार्शर्य और पारुष्य। क्या है, कार्शर्य और पारुष्य, तो ये भी याद रख लेना कफज कृमि के लक्षण हैं। आगे चलते हैं, लास्ट हमारा पुरीषज कृमि। तो पुरीषज कृमि में जो निदान बताया गया वो भी सेम एज दैट ऑफ कफज ही बताया गया है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अब पुरीष का स्थान क्या है बच्चों, मलाशय है ना, इसलिए पुरीषज कृमि का जो स्थान होगा वो भी क्या रहेगा, पक्वाशय ही बताया गया है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि अगर पुरीषज कृमि वृद्ध होते हैं, बढ़ जाते हैं, एग्रीवेट हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वो अधोभाग में जाएंगे, कहाँ पर, अधोभाग में गमन करते हैं वृद्ध होने के बाद में, ठीक है, अधोभाग में गमन करेंगे नीचे की ओर। और यदि आमाशय में होंगे है ना, आमाशय में होंगे, तो ऐसे में क्या होगा, उद्गार और श्वास जो है वो कैसी होगी बच्चों, पुरीष गंध के समान, ठीक है, पुरीष गंध के समान, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना इसे, ठीक है। आगे चलते हैं इसके स्वरूप पे, तो स्वरूप कैसा है, ऊर्णांशु समकाशम, ठीक है। तो जो वुलन थ्रेड्स होते हैं, वूल के थ्रेड्स होते हैं, उसी प्रकार से जो है पुरीषज कृमि को भी आइडेंटिफाई किया गया है। फाइन, नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स इट्स सिम्टम्स एंड सिम्टम्स, तो क्या मिलेंगे, गुदकंडू, ठीक है। तो लोकलाइज्ड रीजन में क्या है, गुदकंडू, वहां पर इचिंग होगा पेशेंट को, हो सकता है क्या हो, पुरीष भेद, पुरीष भेद यानी कि अतिसार, है ना। इसके अलावा और क्या बताया गया है, लोमहर्ष, लोमहर्ष, और क्या है, कार्शर्य, पारुष्य, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कार्शर्य, पारुष्य, ये दोनों लक्षण जो है सेम है किस किस में, श्लेष्मज में भी और पुरीषज में भी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ कृमि। फाइन, आगे चलते हैं, चिकित्सा देख लो यहाँ पर। तो चिकित्सा के जो है 3 सिद्धांत बताए गए हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से। फर्स्ट वन इज अपकर्षण, सेकंड वन इज प्रकृति विघात, ठीक है, और थर्ड आता है हमारा निदान परिवर्जन, है ना। एक्चुअली ये जो थर्ड है हमारा, ये फर्स्ट है, निदान परिवर्जन, दैट इज द फोरमोस्ट प्रिंसिपल इन एवरी डिसीज, है ना। ये तो हमें हर जगह फॉलो करना ही है, ठीक है। बाकी जो है अपकर्षण हो गया, जैसे मैंने बताया कि एक्सट्रैक्शन करना, उन कृमियों को निकालना, है ना। हो सकता है वो आप शस्त्र की हेल्प से कर लो, और हो सकता है वो आप भेषज से साध्य करके कर लो, है ना। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कृमि संशोधनार्थ उपक्रमा, है ना। तो 4 उपक्रम बताए गए हैं, कौन कौन से, वमन विरेचन, आस्थापन और शिरोविरेचन, इस तरीके से 4 हो गए हमारे कृमि संशोधनार्थ उपक्रमा। सेकंड पॉइंट देखो, रक्तज कृमि अदृश्य होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि अपादश्च रक्तज कृमि के लिए आया है। फाइन, बाकी सारे कैसे हैं, दृश्यमान है, तो ऐसा आचार्य सुश्रुत का भी मत है। नेक्स्ट देखो, कृमि नाशन अर्थ सुश्रुत ने पलाश बीज स्वरस व वंग का, ठीक है, दधि के पानी के साथ प्रयोग करना निर्दिष्ट बताया गया है। दधि का पानी को क्या बोलते हैं बच्चों, दधि मस्तु, है ना। तो दधि मस्तु का प्रयोग करना है किसके साथ में, पलाश बीज का स्वरस और वंग, ठीक है। तो ये 2 चीजें बताई हैं। इसके अलावा जब आप चरक सिद्धि पढ़ेंगे तो वहां पर कृमिग्न बस्ती का बारे में भी उल्लेख आया है ना। और जब आप सुश्रुत चिकित्सा आई थिंक 38 में वर्णन आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पर दशमूलादि निरूह बस्ती के बारे में बताया गया, वो भी क्या है, क्रोमिग्नम है ना। तो ये हम देखेंगे जब हम उस वाले प्रकरण में जाएंगे, बट फिलहाल के लिए ये वाला डिवीजन जरूरी था, स्पेशली ये जो हमने पढ़ा ना टेबुलर फॉर्म में, ये डेटा जरूरी है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो ये जो हमने नामकरण पढ़े हैं, कोई भी एक रख के आपको पूछ लेंगे कि ये कौन सा कृमि है। फाइन, नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो कृमि के अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक मिलता है वो क्या है, यहाँ पर दशविध परीक्षय भाव, है ना। तो दशविध परीक्षय भाव का भी वर्णन हमें कहाँ मिलता है, विमान स्थान में मिलता है। चरक विमान जो लास्ट चैप्टर है, दैट इज 8th चैप्टर, वहां पर आपको जो है दशविध परीक्षय भाव, दशविधातुर परीक्षा, है ना, उन सब के बारे में वर्णन मिलता है। सो वी ऑल नो दशविध परीक्षय भाव क्या होते हैं बच्चों, कारण करण, कार्य योनि, कार्यफल, अनुबंध, देश काल, प्रवृत्ति और उपाय, है ना। ये 10 जो है परीक्षा भाव बताए गए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि दशविध परीक्षा भाव क्यों है, क्यों वर्णन आया इनका, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, एंट्रेंस में पूछ सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही जरूरी है, दशविध परीक्षा भाव का वर्णन क्यों आया, क्यों आया बच्चों,
ज्ञान के लिए, विशक ज्ञान के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि डॉक्टर का एक्सपर्टीज होने के लिए लाया गया क्या, दशविध परीक्षा भाव। अगर मैं बात करूं आतुर परीक्षा क्यों आया, दशविध आतुर परीक्षा क्यों आया, प्रकृति विकृति सारे सहनन एक्सेट्रा, तो वो क्यों लाया है, आतुर के बल के प्रमाण को जानने के लिए, ठीक है। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि एक जो है विशक ज्ञान की प्राप्ति के लिए और एक जो है वो आतुर के बल प्रमाण की अपेक्षा करने के लिए लाया है। नेक्स्ट देखो, तो स्टार्ट करते हैं दशविध परीक्षा भाव से। सबसे पहले आता है हमारा कारण, तो कारण क्या है, विशक, है ना, उसी को ही हेतु बोला गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं आचार्य सुश्रुत की, तो आचार्य सुश्रुत ने जो है कारण किसको माना है, दोष को, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, आचार्य सुश्रुत का मत क्या है, कारण बताया गया है दोष, ठीक है। लेकिन आचार्य चरक ने क्या बताया बच्चों, विशक को बताया। जब आप पढ़ते हो खुड्डाक चतुष्पद अध्याय, तो वहां पर क्या आता है, विशक द्रव्य उपस्था रोगी पा चतुष्टयम, तो उस श्लोक में भी जो फर्स्ट वो बता रहे हैं वो किसको रख रहे हैं पोजीशन पे, विशक को रख रहे हैं, है ना। एक बार को आपके पास में उपस्थाता नहीं है ना, द्रव्य नहीं है, लेकिन अगर रोगी ही नहीं होगा तो चिकित्सा कौन करेगा, है ना। तो सबसे जो नंबर 1 जो पोजीशन रखी गई है वो एक डॉक्टर की रखी गई है ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पेशेंट को ट्रीट करना। एनीवेज, सो कारण हो गया हमारा विशक। आगे चलते हैं करण। करण क्या है, साधन उपाय, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, ड्रग यूज कर रहे हो, अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप अपने पेन पेंसिल इनका यूज कर रहे हो, है ना, ब्रशेस का यूज कर रहे हो, तो ऐसे में वो हो गया आपके साधन, है ना, ऐसे में वो हो गया आपका करण। तो करण क्या है, साधन उपाय, ठीक है। तो ये हो जाएगा भेषज, हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, भेषज, है ना। क्योंकि हमारे लिए साधन तो क्या है, हमारे ड्रग्स हैं, हमारी औषधियां ही तो है। आगे देखो कार्य योनि, ठीक है। तो कार्य योनि क्या है, धातु वैषम्य। जब आप पढ़ते हैं चरक सूत्र 1 दीर्घन जीवित अध्याय, तो वहां पर जो है जो सिद्धांत बताया गया है ना, या जो पर्पस बताया गया है अग्निवेश तंत्र का, वो क्या बताया गया है, धातु साम्य क्रिया, है ना, ये तो बताया गया। तो इसलिए कार्य योनि क्या है, धातु का विषम होना। बाद में जाकर धातुओं को क्या करेंगे, साम्य अवस्था में लाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो कार्य फल। यहाँ पर इन्होंने बीच में एक छोड़ दिया है ना। कार्य फल से पहले क्या आ जाएगा, कार्य। तो कार्य में आ जाएगा हमारा क्या, धातु साम्य, है ना, यही है कार्य हमारा, ठीक है। उसी से तो विकार का उपशमन होगा, ठीक है। तो धातु साम्य हो गया कार्य। कार्य फल क्या है, सुख अवप्राप्ति, सुख की प्राप्ति होना, वो क्या हो जाएगा, कार्य फल, ठीक है। उससे क्या होगा, मन बुद्धि शरीर इंद्रिया इन सब की हो जाएगी पुष्टि। नेक्स्ट आता है हमारा अनुबंध। अनुबंध क्या है, आयु। इससे क्या होता है, प्राण सह संयोग, है ना, प्राणों का संयोग होना। नेक्स्ट देखो देश। तो देश में देखो भूमि और आतुर दोनों ही ले सकते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू औषधि, विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट, दैट इज आतुर। नेक्स्ट देखो काल। तो काल जो है क्या है, संवत्सर और अवस्थिक। संवत्सर वही एक तो ऋतु अनुसार हमारा, दूसरा हो गया अवस्था के अनुसार, फाइन। नेक्स्ट देखो प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है, प्रतिकर्म समारंभ, दैट इज प्रवृत्ति। प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था, है ना, ऐसे करके इसकी डेफिनेशन आती है। तो जो कार्य के लिए जितनी भी हम चेष्टा करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं प्रवृत्ति, ठीक है। कार्य क्या था हमारा, धातु साम्य। तो धातु साम्य से के लिए, धातु साम्य की प्राप्ति के लिए जो भी हम करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज प्रवृत्ति। अच्छा, एक यूपीपीएससी में प्रवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2020 में यूपीएससी में। तो क्वेश्चन वाज लाइक कि उसमें जो है, जो प्रवृत्ति परीक्षा है उसके पर्याय पूछे गए थे, है ना। तो 4 पर्याय बताए गए हैं, यही याद रख लो। कौन कौन सा है, क्रिया, कर्म, यत्न और कार्य समारंभ, ठीक है। तो ये 4 पर्याय बताए गए हैं किसके, प्रवृत्ति के। ये क्वेश्चन आया था, इसलिए भूलना नहीं है। मैंने कई बार बताया आपको, आपने जब सीआरएबी का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, वहां पर भी मैंने आपको काउंट करवाया था कि 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, है ना। एआईपीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहां से एज इट इज रख के पूछा गया था। सो इसलिए किसी भी प्रीवियस ईयर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। डू ऑलवेज प्रैक्टिस, ओके। लास्ट देखो उपाय। तो उपाय में क्या है, कारण करण कार्य योनि, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं क्या बच्चों, उपाय, ठीक है। और इसी सेक्शन से देखो यूपीएससी 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे इनफैक्ट दशविध परीक्षा भाव से। एक तो यही था, प्रवृत्ति के पर्याय पूछे गए थे, दूसरा क्वेश्चन यहीं से था। क्वेश्चन वाज इन द फॉर्मेट ऑफ मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो उसमें एक साइड जो है ये दशविध परीक्षा भाव रखे गए थे, जैसे कि कार्य योनि, कार्यफल, अनुबंध और करण, ठीक है, ऐसे रखे गए थे। और सेकंड जो कॉलम था उसमें रखा गया था क्या, इनकी लक्षण, ठीक है। तो मैच करना था कि धातु साम्य क्या है, विकार उपशम है ना, उससे विकारों का शमन होगा। धातु वैषम्य क्या है,
धातु विषम में से क्या होगा बच्चों, विकार आगम, है ना, वो उसका लक्षण है। ठीक है, तो ये चीज भी याद कर लेना। बट डोंट वरी, थॉरली तो हम एक बार देखेंगे ही जब हम चरक विमान 8 चैप्टर पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आई हैव ट्राइड कि मैं उन सभी पॉइंट्स को कवर करवा दूं, ठीक है, ताकि आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाए तो आप भूलेंगे नहीं। फाइन, सो दिस वाज रिगार्डिंग दशविध परीक्षय भाव। आगे यहाँ पर थोड़ा सा गायनिक का मैटर स्टार्ट हो गया है, प्रसूति का, है ना। गर्भ विकार बताए गए हैं यहाँ पर, उपविष्टक नागोदर लीन गर्भ। अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि इन सबको इन तीनों चीजों को याद करने में प्रॉब्लम जाता है ना, और डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि उपविष्टक नागोदर लीन गर्भ इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो ये वाला सेक्शन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो 27 जो पेज नंबर है वहां पर भी थोड़ा सा पार्ट आचार्य वाग्भट का दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद चिकित्सा भी है, देखो यहाँ पर। सो इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। टिल नाउ वी हैव डन कृमि प्रकरण एंड वी हैव सीन दशविध परीक्षय भाव, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आई होप सो वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हेल्पफुल रहती है, यू कैन अप्रिशिएट बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स AIPGD aspirants. You can also join our Telegram channel. We'll provide the link in the description